नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना संकट में बिहार में चुनाव की सुगबुगाहट है और सिर्फ सुगबुगाहट नहीं है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की राजनीति का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। मौसम जितनी बारिश हो और मौसम जितना ठंडा हो, लेकिन राजनीति की रवायत है चुनावी मौसम में राजनीति का पारा अक्सर चढ़ा हुआ होता है। बहुत कुछ दिलचस्प हो रहा है बिहार की राजनीति में और कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जो ये संकेत देते रहे हैं कि बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में और दिलचस्प होगी, बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम और दिलचस्प होगा। महागठबंधन पर बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर, और बात करेंगे उस नए राजनीतिक समीकरण पर जो अब बिहार में आकार लेता हुआ दिख रहा है। तो हमारे साथ हैं वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मंडल जी और दूसरी तरफ वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ललित मोहन शर्मा जी। तो हम दोनों नेताओं से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले सिटी पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल की शुरुआत हम करेंगे। बिहार में एक तीसरा मोर्चा आकार ले रहा है, बल्कि आकार नहीं ले रहा है, तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान कर दिया गया है। और हमारे पास जो जानकारी थी वो ये जानकारी थी कि आप भी उस टीम का हिस्सा हैं, आपकी पार्टी भी उस तीसरे मोर्चे का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है आप इसको क्लियर करेंगे कि अब आप यशवंत सिन्हा की टीम का हिस्सा नहीं है। आपकी पार्टी यशवंत सिन्हा ने जो जिस मोर्चे का ऐलान कल किया है उसका हिस्सा नहीं है। तो हम इस पर आपका बयान चाहेंगे, हम चाहेंगे कि आप इसको क्लियर करें, फिर आगे की बातचीत करेंगे। क्या आप उस तीसरे मोर्चे में शामिल हैं? देखिए, अब तक के जो प्रयास रहा और हमारे ख्याल से ललित बाबू ने इस तीसरा मोर्चा का आगाज किया और इनके प्रयास से तीसरा मोर्चा का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन कल की जो कहानी रहा, जो भी सीक्वेंस रहा हो, लेकिन तीसरा मोर्चा में वंचित समाज पार्टी की कोई तजुर्बा नहीं दिया गया। और वहाँ कुछ लोग जो पॉलिटिकल मिनिस्टर रहे हैं, जिसके पास ना तो पार्टी है ना सिंबल है, उसको प्रमोट किया गया। लेकिन पार्टी के जिसके पास पार्टी है, पार्टी के साथ संगठन है और बिहार में अपनी एक वजूद बना के रखे, उसका ना तो कहीं पेपर में नाम दिया गया है, ना जसवंत सिन्हा के माध्यम से हमने कल न्यूज़ में देखा, कहीं इसकी जिक्र भी नहीं किया। यह मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस राजनीतिक मोर्चे का ऐलान किया गया और उनकी टीम में, जाहिर है आप नाम नहीं ले रहे हैं, इशारा नरेंद्र सिंह पर है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, दूसरी तरफ अरुण कुमार हैं उनकी टीम में हैं, और आप कह रहे हैं कि वैसे लोगों को तवज्जो दी जा रही है, नागमणि हैं, और आपकी पार्टी को तवज्जो नहीं दी गई, आपकी पार्टी के नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई, और इस वजह से आप अलग हैं। यशवंत सिन्हा की तरफ से भी उस तरह की तवज्जो नहीं दी गई। कल एक बात यशवंत सिन्हा ने कही, उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपने जिस मोर्चे का ऐलान किया है उसमें और कौन कौन से दल या फिर और कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, क्योंकि बिहार में ऐसे बहुत से नेता हैं या फिर बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको महागठबंधन से परहेज है, एनडीए से परहेज है, और जिनसे आरजेडी को भी परहेज है। यानी कि वो जाना भी नहीं चाहते आरजेडी के साथ और आरजेडी उनको साथ रखना भी नहीं चाहती। पप्पू यादव हैं, कन्हैया कुमार हैं, ऐसे ढेरों उदाहरण हैं, दो चार और उदाहरण हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो मोर्चा है, हमारे साथ आने की एक शर्त ये है कि आप कोई शर्त नहीं लगाएं, कोई शर्त लगाकर आप हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, इस तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं हो सकते। आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, आपकी कोई शर्त है और शर्त के साथ आना चाहते हैं तो आप ना आए। तो क्या अब चूंकि आपकी पार्टी इस मोर्चे का हिस्सा नहीं है, क्या कोई शर्त थी इस मोर्चे में शामिल होने की? नो, हमारा देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम पार्टी वंचित समाज पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग पहले से ही भी डिसाइड कर लिए थे कि हम 243 पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन परिस्थिति परिवेश में ऐसा लगा कि यूपीए एनडीए के काट में अगर थर्ड फ्रंट बनता, आकार लेता, चूँकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद से भी लोग नाराज हैं और नीतीश कुमार एनडीए से भी लोग नाराज हैं। तो आखिर नाराजगी का आज आप देख रहे हैं नोटा में इतना वोट जो जा रहा है, इसका कारण क्या? ये रिएक्शन है और बहुत बड़ा मास बिहार का जो चाहता नहीं है कि हम
यूपीए में जाए, एनडीए में जाए, तो ऐसी टाइप के जो वोटर्स है, और वह वोटर 70-80% है। चूंकि आपको ये पता होना चाहिए कि राजद के साथ जो भी गठबंधन, महागठबंधन में किसी खास जाति के लोग और अल्पसंख्यक लोग, चूंकि भाजपा के अगेंस्ट में, उसके पास विकल्प वही है, अब वो टैग है। और लालू के आतंक के चलते सारे वोटर्स बिहार के वो नीतीश पर ट्रस्ट किया, और नीतीश ने क्या किया आपको पता है, पटना को चमकाने के सिवा उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, मानव श्रृंखला बनाया, क्या उसकी उचित थी? उसने प्रकाशोत्सव मनाया, क्या उसकी उचित थी? बिहार के लोगों को काम है, बिहार के काम, नौकरी सर्विस वाले को पैसा पेमेंट समय पर नहीं हो पाता है, और आप ये सब काम करते जा रहे, पखवाड़ा कर रहे। क्या इस शराबबंदी करने से क्या होगा? क्या देश में, इतना बड़ा देश में, बम्बई दिल्ली मेट्रोपॉलिटन टाउन में दिन रात शराब बिकता है, क्या वो डेवलप नहीं है? क्या आपका लॉ ऑर्डर चाहिए? आप कह रहे बिहार में भी दिन रात शराब बिकनी चाहिए? दिन रात नहीं, उसमें लिमिटेशन होनी चाहिए, लिमिटेशन। कलकत्ता में शराब बिकता है, सब जगह शराब बिकता है। आज इतना राजस्व आप कहते हैं पैसा नहीं गवर्नमेंट का, तो इतना पैसा नहीं, तो आखिर पैसा कहाँ से आएगा? आपके पास है क्या? नहीं, शराबबंदी पर जब सवाल उठता है तो एक सवाल जेहन में आता है जहाँ तक शराबबंदी की बात है, और आप ही नहीं, विपक्ष की कई पार्टियां इस फैसले पर सवाल उठाती है, और सवाल उठाती है तो तर्क यही देती है कि रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, और उससे। अच्छा, एक बात आपको, एक बात सवाल, एक मिनट आप, बिल्कुल, क्या शराबबंदी है? क्या नहीं, शराबबंदी ऑफिशियली बंदी है। पहले जो राजस्व जाता था सरकार के कोष में जाता था, अभी नेता के पॉकेट में जाता है। रोज 10 ट्रक आता है झारखंड से, बंगाल से, यूपी से, शराब बिकता है ऑलरेडी, ऑनलाइन शराब मिलता है, गांव में सब जगह अवेलेबल है, और आप पूरा मशीनरी को लगा के शराब को रोकने के लिए, और उससे उसको कमाई होता है। नहीं, एक सवाल जेहन में आता है, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। आप ही नहीं, विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं वो शराबबंदी को लेकर जब सरकार को घेरती है तो तर्क यही देती हैं कि रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। क्या रेवेन्यू के नुकसान की वजह से, या क्या रेवेन्यू के नुकसान के डर से सरकार कोई जिसको कहते हैं कि साहसिक फैसला, जिसको कहा जाता है कि साहसिक फैसला, जाहिर है सरकार भी जानती होगी, नीतीश कुमार भी जानते होंगे कि इससे रेवेन्यू का नुकसान होगा, तो क्या रेवेन्यू के नुकसान के डर से कोई सरकार कोई साहसिक फैसला नहीं ले सकती? एक मिनट सर, अभिषेक जी, इस पे एक छोटी सी बात करता बिल्कुल। आपके ही इंटरव्यू में वंचित समाज पार्टी ने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हमें शराबबंदी से विरोध नहीं है, हमको विरोध है कि आपने नौजवान को ड्रग पेडलर बना दिया। कॉलेज के स्टूडेंट के बच्चे आज शराब ढो रहे हैं, ड्रग पी रहे हैं, ड्रग खा रहे हैं, हर गली नौक चौराहे पर आप उनको ड्रग पेडलर बना के छोड़ दिए। आपने, लालू यादव तो कहता था कि हम नस्ल बिगाड़ देंगे, नीतीश ने तो नस्ल बिगाड़ दिया। किसी ने पूछा नीतीश से कि आज जो स्टूडेंट्स पकड़े जा रहे हैं मोहल्ले, गली, चौराहे पर, उसमें से कितने लोग ड्रग के केस में पकड़े जा रहे हैं और कितने लोग शराब ट्रांसपोर्टेशन में पकड़े जा रहे हैं? आप औसत उठा के देख लीजिए, 3% लोग सिर्फ शराब की ट्रांसपोर्टेशन में पकड़े जा रहे हैं, बाकी लोग ड्रग में जा रहे हैं। मैं आप ही पर लौट रहा था, आप शराबबंदी की बात छिड़ गई, चूँकि हमला हुआ शराबबंदी को लेकर सरकार पर, लेकिन एक बार जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो आप सवाल था इस तीसरे मोर्चे को लेकर ही, और जाहिर है जब चुनाव के मौसम आते हैं तो ऐसी कोशिशें लगातार होती है, ये भी राजनीति में एक परंपरा की तरह है, रवायत की तरह है। तो आपने ये दावा किया था कि नहीं, ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा है ये उस तरह का मोर्चा नहीं है, यहाँ उस तरह की कोई टूट नहीं है, यहाँ उस तरह की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, और बिल्कुल मजबूती के साथ हम सब इस मोर्चे में हैं। चूँकि अब आपने दावा किया था, आज आपकी पार्टी उस मोर्चे में शामिल नहीं है, उस मोर्चे का हिस्सा नहीं है, तो ये सवाल बनता है कि फिर क्या हो गया, कहाँ दिक्कत आ गई? मैं आपको जवाब देता हूँ। जब पहली मीटिंग मेरी यशवंत जी के साथ हुई तो मैंने यशवंत जी से 2 सवाल पूछा। एक सवाल मैंने पूछा कि भैया, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, हमारी राजनीतिक दशा और दिशा जो तय कर रही है, हमारे अध्यक्ष ने जो तय किया है वो -NDA -UPA किया है। न हम इस UPA में बच्चा फ्रंट के साथ जाना चाहते हैं, न NDA में हम इस माफिया तंत्र के साथ जाना चाहते हैं। हम जो
जिस सरकार, जिस बिहार की हम कल्पना कर रहे हैं, उस बिहार में करप्ट, नॉन एफिशिएंट एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की ज़रूरत नहीं है आपको। हमने उनसे बहुत क्लियर कहा था कि आपके पास आज की तारीख में कोई फेस नहीं है जिस फेस को सामने करके आप चुनाव लड़ें। क्या यशवंत सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? मेरा सिंपल सा सवाल है इस पूरी कमेटी से कि क्या यशवंत सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? उन्होंने तो डीएम रहते, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर रहते एक मुख्यमंत्री को कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं बिहार का। तो बन सकते हैं, तो आप भी आजमा लीजिए। थर्ड फ्रंट जो नहीं, मैंने ये बात इसलिए कही, मैं एक कहानी है, मैं मानता हूँ आपकी बात को। मैंने पहला सवाल रखूँगा कि साहब ये जितने भी एक्सपोज्ड फेस हैं, इन सभी फेसों में मेरे अध्यक्ष का चेहरा नॉन कंट्रोवर्शियल है। उस आदमी को नीतीश ने इसलिए हटा दिया पिछड़े आयोग से कि उसने एक सत्य कहा कि आरक्षण अगर जो मिलना है तो आर्थिक रूप से कमजोर सभी लोगों को मिले, आप उसको कन्फाइन नहीं कीजिए। आज आपने कन्फाइन किया, क्या हुआ? रामविलास के खानदान से 6 आदमी MP है 7 सीट में। तो जिसके पास जो ले रहा है आरक्षण वो भरपूर ले रहा है, जिसको मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा। आप मेरी बात समझिए, पहला मेरा विरोध उनसे वहीं पे था। दूसरा, उन्होंने कहा कि चलो मैं इस बात को मान लेता हूँ। जब उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने नाम लिया किन लोगों का, देवेंद्र यादव जी, मैं उनके ज्ञान, उनके नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं उठाता हूँ। अपने बायां उन्होंने किसको बैठाया? नरेंद्र सिंह। नहीं, बायां बैठाया उन्होंने नागमणि को। नागमणि जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे जिला से आते हैं। दाहिना बैठाया उन्होंने प्रोफेसर अरुण सिंह, वो भी मेरे जिला से आते हैं। उसके बाद उन्होंने जगह दिया अशफाक मियां को, जिसका कोई वजूद नहीं है राजनीति। उसके बाद उन्होंने जगह दिया नरेंद्र सिंह को। उसके बाद उन्होंने जगह दिया सिद्धनाथ राय को। वो साहब एक सिटिंग MLA, एक पार्टी का प्रेसिडेंट है बिहार का। आप अगर जो हायरार्की की बात कर रहे हैं, किस अधिकार से आपने नागमणि और अरुण सिंह को वहां बैठा लिया? वंचित समाज पार्टी डे 1 से अपने स्टैंड पे खड़ा है कि हम अगर जो एक थर्ड फ्रंट बन रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अध्यक्ष की आज्ञा अनुसार हमेशा एक ही बात कहा है कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और 100 सीट से 1 सीट नीचे नहीं होगा। यशवंत जी को डे 1 से मालूम था। तो कल तो अब आपने शर्त रख दी ना। उन्होंने तो यही कहा है कि जो हमसे जुड़ेगा वो हम शर्त रख के नहीं जुड़ेगा। फिर आपने शर्त रख दी। हाँ, तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं अध्यक्ष के सामने हाथ जोड़ता हूँ। हम प्रो NDA, प्रो UPA, अगेंस्ट NDA राजनीति करने नहीं निकले। हम रतन मंडल जी के पास लौटेंगे, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में आया है। आपने नरेंद्र सिंह का जिक्र किया, नरेंद्र सिंह का नाम लिया, नागमणि का नाम लिया। नरेंद्र सिंह जिससे कल हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने एक तरह से आप कहें, अगर उस बयान का मतलब निकालने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो यशवंत सिन्हा की टीम में शामिल होते ही उन्होंने खुद को CM कैंडिडेट बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार से बड़ा चेहरा हूँ। इसको किस तरह से आप देखते हैं? सर, मेरा बहुत सिंपल सा, मांग रहा बिहार वंचितों का अधिकार। मेरा चेहरा रतन मंडल था, मेरा चेहरा रतन मंडल है और मेरा चेहरा रतन मंडल ही रहेगा। जिसको हमसे समझौता करना होगा उसको ये मानना ही पड़ेगा, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। सर, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि अब बिहार में पहले 2 राजनीतिक खेमे थे, मुख्यतः NDA था, महागठबंधन था। महागठबंधन भी बिखरता नजर आ रहा है। आप जानते हैं जीतन राम मांझी नाराज हैं तेजस्वी यादव से, RJD से, और अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए। कांग्रेस अलग सीटों की बात करती है। दूसरा NDA है जिसमें चिराग पासवान लगातार इन दिनों बयान दे रहे हैं। सवाल ये है, और आप जब तीसरा मोर्चा बना, वो बनने से पहले ही उसमें से एक पार्टी अलग हो गई, आपकी पार्टी वंचित समाज पार्टी। तो NDA के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक खेमे की ज़रूरत है, जाहिर है आप ये जानते हैं। और खेमा बनने से पहले ही बिखरता नज़र आ रहा है, जो पहले से है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है। तो लगता नहीं कि इससे वॉक ओवर मिल रहा है एक तरह से? NDA की लड़ाई ही आसान हो रही है, BJP JDU की लड़ाई आसान हो रही है विधानसभा चुनाव में? जी नहीं, देखिए अभी आप इतिहास उठाइए, कांग्रेस की राज आया
कांग्रेस पार्टी जाति के लोगों ने काम किया। पहले बिहार आए, ब्राह्मण आए, राजपूत आए, लाला आए, चले। फिर पीरियड बदला 74 के बाद, लालू जी बैकवर्ड के नाम पर सारा पोलराइजेशन। फिर लालू के आतंक के चलते नीतीश अपर कास्ट एंटी यादव सारा पोलराइज हुआ। और आज जो बिहार की स्थिति है, आज बिहार की स्थिति यही है कि लालू और नीतीश के अगेंस्ट में सारे वोटर चल। और हम अति पिछड़ा हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, और हम अति पिछड़ा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं, और हम बिहार को सब जगह देख भी लिए और सब हमको जानता भी है। और अति पिछड़ा का एक कंसेप्ट है, अति पिछड़ा ये चाह रहा है कि अब हमारा मुख्यमंत्री बने, और हमारे साथ आज अपर कास्ट हैं, और अपर कास्ट अति पिछड़ा हरिजन दलित का एक कॉम्बिनेशन, माने लालू और नीतीश एंटी एक पोलराइजेशन है। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमको विश्वास है, हमारा जितना हिसाब है कि अगर हम इस समीकरण में अभी 50-60% सफल हैं, अपर कास्ट अति पिछड़ा हरिजन, और जब ये तीनों अगर हम ये दो भी हम इंटैक्ट हो जाते हैं, स्वतः मुस्लिम मेरे साथ आ जाएगा, उसको हमको कहने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह भी लालू के साथ करा रहा है, उसके पास विकल्प नहीं है, और भाजपा को भय दिखा के उसको रोके हुआ है, वो भी आएगा, और ये विकल्प चाहिए और ये विकल्प होगा। तो बिहार की राजनीति का विकल्प बनेगी वंचित समाज पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष रतन मंडल जी का दावा है। बिहार के सियासी समीकरणों पर बातचीत हुई, बिहार की राजनीति से जुड़े कुछ जरूरी सवाल थे, उन पर बातचीत हुई। हमारे साथ ललित मोहन शर्मा जी भी थे, इनसे भी लगातार बातचीत होती रहती है, इनसे भी बातचीत हुई। तो ये इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।